चलिए मेरे बच्चे, आवाज आ रही है? आप सबको लाइव हो गए? आगे बढ़ते हैं। आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने हैं मेरे बच्चों जीपी के। बस सब ठीक है। तो हम जीपी पढ़ रहे थे, आज जीपी पे ही चलते हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ मेरे बच्चों। हमें तुमसे प्यार कितना। पढ़ो बेटा एक बार सवाल। फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। 20 सेकेंड्स है आपके पास। दिख नहीं रहा? दिख तो रहा है यार, साफ तो दिख रहा है। गुरुदेव दिल मांगे मोर। या ब्रो या। आओ देखिए यार, बहुत आसान सी चीजें आप समझिए। मैं पहले एक बार सवाल पढ़ के सुनाता हूं। कहता है स्क्वेयर इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए गिवन स्क्वेयर। एक वर्ग है, कहता है जी उसकी सारी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, ये वर्ग है मेरे बच्चों, इसकी सारी साइडों के मिड पॉइंट को लिया। ये कोई वर्ग था। अच्छा, इसकी साइड देखिए, थर्ड स्क्वेयर इज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वेयर इन द सेम वे एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू इनफाइनाइट इफ द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वेयर इज 4 सेंटीमीटर। कहता है इस वर्ग की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। कहता है जी इसके अब मिड पॉइंट को मिला के एक स्क्वेयर बनाया गया, फिर जो बना उसके मिड पॉइंट को मिला के स्क्वेयर बनाया गया, फिर जो बना उसके मिड पॉइंट को मिला के स्क्वेयर बनाया गया। इस तरीके से जितने भी ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वेयर्स बने, तो आपको बताना है कि इन अनंत वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि इस वर्ग के क्षेत्रफल क्या होगा इस वर्ग का। तो आप कहोगे साइड 4 है तो 4 का वर्ग 16। अब कह रहा है जी इसके मिड पॉइंट मिला दें। क्या मिला दें जी? मिड पॉइंट। इसके मिड पॉइंट मिला दें। तो बेटा अगर मिड पॉइंट मिलाओगे तो एक बेसिक सी बात समझना कि ये साइड 4 थी, ये मिड पॉइंट था, तो ये कितना हुआ? 2। ये लेंथ भी क्या होगी? 2। तो इस स्क्वायर की ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है सबको, तो 2√2। तो कह रहा है जी एक वर्ग आपने ये बना लिया। तो बेटा इस वाले वर्ग का अगर मैं कहूं कि स्क्वायर निकाल के बताओ तो क्या होगा, मतलब एरिया निकाल के बताओ, तो एरिया क्या रहता है? एरिया होता है साइड का स्क्वायर। एरिया क्या रहता है? साइड का स्क्वायर। तो 2√2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 दूनी 8। पक्का? अब मैं आगे कह दूं कि यार इस वाले वर्ग का भी मिड पॉइंट ले लो, ऐसे। फिर जो बना इसका मिड पॉइंट ले दो, फिर जो बना इसका मिड पॉइंट ले दो, फिर जो बना मेरे बच्चों इसका मिड पॉइंट ले लो, फिर जो बना इसका मिड पॉइंट, और इस तरीके से अनंत तक वर्ग बनते रहेंगे। इस तरीके से अनंत तक वर्ग बनते रहेंगे। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई ये जो अनंत स्क्वायर बनेंगे, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनेंगे, इनके एरिया का सम बताइए क्या होगा। तो हमने देखा कि भाई सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है 16, दूसरे का है 8, उससे अगले का आ रहा होगा 4, फिर 2, फिर इस तरह घटता चला जा रहा होगा। तो मेरे बच्चों फर्स्ट टर्म है 16, कॉमन रेशियो आप निकाल लेंगे, वो आएगा 8। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है a/1 - r, है ना। तो a की वैल्यू क्या है? 16। अरे 8 नहीं रे बाबू, 8/16 यानी 1/2। अब r की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 सोल्व करोगे, ये आएगा 32। इसका मतलब इन अनंत वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा? 32। मैंने पहले भी आपको कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल तभी सोल्व होता है जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। क्लियर है? जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? पक्का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाता हूं, फिर आप लेना। बेसिकली इसमें हल्का सा ज्योमेट्री का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और कहेगा इसकी साइड है 6, इसकी साइड है 8 और इसकी साइड है 10। कह देगा जी इनकी साइडों की लेंथ दे रखी 6, 8 और 10। 6, 8 और 10। पक्का? आइए अब जरा, अब मैं कहूं यार इस
ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। तो आंसर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आंसर आया 24। तो आप कहेंगे सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 24। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 है मेरे बच्चों, तो अब आगे कह रहा है कि यार इसके अगर मिड पॉइंट को मिला दे, मैं यह सवाल अपनी तरफ से बता रहा हूं, कह रहा है इसके मिड पॉइंट को मिला दे। तो ये बेसिकली एक नियम रहता है, जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब आप सीखेंगे क्या कि ये साइड अगर 8 है तो ये दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं ट्रायंगल के, तो जो लाइन बनती है वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होती है और उसकी आधी भी होती है। ठीक है, तो ये 8 है तो ये लेंथ 4 होगी, ये 6 है तो ये लेंथ 3 हो जाएगी, ये लेंथ 10 है तो ये वाली लेंथ मेरे बच्चों 5 हो जाएगी। अब इस वाली ट्रायंगल का एरिया पूछे कोई क्या होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस 4 लिख लो, हाइट 3 लिख लो, तो 4 3 12 का आधा 6। तो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 6। अब आगे कह देगा कि सर जी इसी तरीके से इसके मिड पॉइंट को मिला के एक ट्रायंगल बनाया गया, फिर बोल देगा जी इसके मिड पॉइंट को मिला के एक ट्रायंगल फिर बनाया गया, और अनंत तक ये त्रिभुज बनाए जाते रहे। तो इन अनंत त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करें, ये आपका सवाल होगा। क्लियर है? अनंत त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करें, ये आपका सवाल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां ये बात समझनी होगी कि फर्स्ट टर्म है कितनी 24, कॉमन रेशियो क्या है जी 1/6, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म होता है a अपॉन 1 माइनस आर। सोल्व करेंगे, ये 6 कम 6 में गया 5, 24 छिके 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14 बटे 5, ये आ जाएगा मेरे बच्चों हमारा आंसर। यही आ रहा है ना भाई, बोलो दोस्तों, बताओ भाई यही आंसर आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? रेशियो आया, अरे रे रे 1/6 नहीं, सॉरी 1/4, 6/24 कर रहे थे ना, करोगे तो आएगा 1/4, सॉरी यहां 1/4 आएगा तो आएगा 3/4 मिटवे, तो ये 24, ये 3/4, 3 8 24, 8 चौक 32, तो आंसर आया 32। सॉरी, क्लियर है? बिल्कुल, सारों ने कमेंट सही दिया। देखिए लाइव पढ़ा रहे हैं, इसमें आप बार बार पूछा मत करिए, ठीक है, लाइव ही होता है। बढ़ा जाए आगे, चलिए। और एक खुशखबरी दे दें कि चाइना ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने सेना को पीछे लेके जा रहे हैं आज। ऐसी अभी मैं न्यूज सुन रहा था, तो उसमें ऐसी बात बताई थी। अरे ज्योमेट्रिक में इनको बाद में देखेंगे। बेटा पढ़िए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए जरा क्वेश्चन। बत्तीस कैसा है बेटा, बताया तो था। आइए जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन में समझिए। कहता है आफ्टर स्ट्राइकिंग ए फ्लोर ए सर्टेन बॉल बाउंस 4/5 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट हैज फॉलन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट इफ इट जनरली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 120 मीटर। कह रहा है दोस्तों, एक गेंद को 120 मीटर ऊंचाई से उठा के नीचे फेंका गया, ये गेंद हर बार अपनी प्रारंभिक ऊंचाई का या पिछली ऊंचाई का, प्रारंभिक नहीं, यह गेंद प्रत्येक बार अपनी पिछली ऊंचाई का या पिछले उछाल का 4/5 ऊपर उठता है, तो गेंद विराम की अवस्था तक आने में कितनी दूरी तय करेगा यदि प्रारंभ में गेंद को 120 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाए? हर बार 4/5 बढ़ता है। तो देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वीडियो रुक रही है, एक सेकंड मैं ऐप में देखता हूं। कमेंट तो यार तुम्हारे लगातार आ रहे, क्लास तो नहीं रुकनी चाहिए।
तो नहीं रुकनी चाहिए, बिल्कुल लाइव चल रही है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो नहीं रुकनी चाहिए, बिल्कुल लाइव चल रही है यार, कोई देखो दिक्कत ही नहीं है। आवाज भी आ रही होगी तुम्हें ऐप से, फिर क्यों मजे ले रहे हो बे? तुम एक बार उसको वो करो, दोबारा स्विच ऑन ऑफ करके देखो यार। आगे क्वेश्चन ये कह रहा था कि गेंद है भैया, उसको 120 मीटर ऊंचाई से नीचे फेंका गया, यहां से नीचे फेंकी गई वो गेंद, कितने मीटर ऊंचाई थी जी? 120 मीटर। अब कह रहा है जी ये जितना ऊपर से नीचे आई थी उतना उसका 4/5 ये ऊपर उठेगी, कितना ऊपर उठेगी? 4/5। तो 120 का 4/5 गुना ऊपर जाएगी, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24, 24 चौके 96, यानी अब ये 96 मीटर ऊपर उठेगी दोस्त। कितने मीटर ऊपर उठेगी दोस्त? 96 मीटर ऊपर उठेगी। फिर अब ये 96 मीटर ऊपर गई ना, तो ये बताओ ऊपर ही रह जाएगी या नीचे भी उतरेगी? तो आंसर होगा सर नीचे भी उतरेगी। कितना ऊपर से नीचे आएगी? 96 मीटर। देखिए बड़ा सीधा सा सवाल था कि हमने 120 मीटर ऊंचाई से नीचे फेंकी थी, तो जितनी ऊंचाई ट्रेवल करके आई उसका 4/5 फिर ऊपर जाएगी। तो अब 96 ऊपर गई तो उतरी भी 96 होगी, अब इसका 4/5 ऊपर चढ़ेगी। अरे हाँ है ना, तो 96 का 4/5 करोगे तो 4 6 24 भाई, 4 नीम 36 और 2 38 बटे 5 करेंगे तो 5 7 35 है ना, बचा कितना? 3, 5 6 30, 5 8 40, 76.4। अब ये यहीं रुक जाएगी कि आगे भी ट्रेवल करेगी? बिल्कुल आगे। अगर ये ऊपर गई है तो फिर नीचे भी आएगी, नीचे भी कितना आएगी? 76.4। फिर इसका 4/5 उछलेगी, फिर नीचे आएगी, फिर उछलेगी, फिर नीचे आएगी, और इनफाइनाइट टर्म में, अनंत पदों में, है ना, इस पे इमोशनल नहीं होना, कैसा कभी नहीं होगा, लेकिन अनंत पदों पे ये रुक जाएगी, रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए 76.8। वेरी गुड। अब देखिए कमेंट पढ़ रहे हैं साथ साथ, तो उसी से सुधार हो जा रहा है कैलकुलेशन, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए जब ये गेंद पूरी तरह रुकी होगी तब तक इसने कितनी दूरी चली होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए और समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं पहली टर्म 120 ले लूं तो दूसरी टर्म मेरी कितनी है? 96 ऊपर गई, फिर 96 ही नीचे आई, फिर 76.8 ऊपर गई, फिर 76.8 ही नीचे आई, और ऐसे ही ये कंटिन्यू चलती रही इनफाइनाइट टर्म्स तक। अब देखना यह है इस सवाल में कि क्या ये जीपी बना भी रही है कि नहीं बना रही है। तो आप कहेंगे कि सर यहां 120 है, यहां 96 है, यहां फिर 96 आ गया, तो अगर वही चीज रिपीट हो गई तो फिर जीपी थोड़ी है। तो बेसिकली अगर आप इसे डिटेल में समझ रहे होंगे तो यहां 2 जीपी बन रही है, एक तो 120 से 96, 96 से 76.8, दूसरी 96 से 76.8 ही वाली, इसमें कुल मिला के 2 जीपी बनने लग रही है। और मैंने आपको कहा था मेरे बच्चों, मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि ऐसे हर सवाल में जहां 2 सीरीज बन रही हो वहां से मिला के किसी एक सीरीज में कन्वर्ट कर लीजिए। किस में कन्वर्ट कर लीजिए? एक सीरीज में। तो मैं क्या करता हूं यहां पे, इन्हें एक सीरीज में बनाता हूं। 120 और 96, 120 और 96 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 206 नहीं 216। ठीक है जी। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 96 और इसको 6 6 12, 9 7 16 और 1 17, 172.8। ऐसे ही आगे जो 2 टर्म है उन्हें जोड़ लो। और अगर गौर से देखोगे तो ये भी इनफाइनाइट टर्म रहेगी। इनफाइनाइट का मतलब अनंत पद, अनंत पद जिसे गिना ना जा सके। कौन सा चैप्टर है सर? ढक्कन जीरो, वो जीपी है। ठीक है जी। अब ये बताओ कि फर्स्ट टर्म इसकी क्या हो गई भाई? 216। अगर आप इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे तो A2/A1 करेंगे तो वही आएगा 4/5, वही आएगा 4/5। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म 4/5 आप जानते हैं 1 से छोटा है, तो अनंत पदों का योग क्या होता है? ए यानी फर्स्ट टर्म 216, हाँ है ना, बटे में 1 माइनस आर 4/5। तो 216 बटे 5 एकम 5 में 4 गया 1/5। 216 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा कितना? 1080। कितना आएगा? 1080। यानी इस गेंद ने जब ये रुकी होगी तब तक ये 1080 तक की दूरी, मीटर तक की दूरी ट्रेवल कर चुकी होगी, हाँ या ना? पक्का? अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। बहुत सारे बच्चों को यहाँ 2-3 डाउट आ रहे होंगे। पहला डाउट तो ये
कि क्या ये गेंद इस तरह से ट्रेवल करेगी इधर उधर, नहीं, ये गेंद यही ट्रेवल करेगी। 120 है, फिर 96 है, फिर 76.8 है, फिर ऐसे 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 इसी पॉइंट पे रुकेगी, आगे नहीं जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पेपर में आपको इतना बड़ा कुछ भी नहीं करना है जो मैंने लिखा है यहां पे, ये सिर्फ बेसिक समझाने के लिए था। पेपर में आपको ये करना है, ऐसे हर सवाल में आप सिर्फ ये देखा करिए कि पहली बार में, ऐसे हर सवाल के लिए शॉर्टकट बता रहा हूं कि पहली बार में एक बार गेंद ऊपर से नीचे आने और फिर ऊपर जाने तक कितनी दूरी चलती है। यानी यहां ऊपर थी, नीचे आई और फिर ऊपर जाने तक कितनी दूरी चली, तो 120 प्लस 96, 120 प्लस 96, 120 प्लस 96, तो जोड़ोगे 120 प्लस 96 तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म आ जाएगा 216। और समझ लेना यही आपकी फर्स्ट टर्म है ना। ऊपर से नीचे आने और फिर ऊपर जाने तक की ये जो दूरी है इसे फर्स्ट टर्म मान लेना। 120 प्लस 96 बटे में आर उसने खुद ही दे रखा है 4/5, सोल्व करा तो 216 बटे 1/5, गुना करोगे तो यह आएगा 1080। पक्का दोस्तों। मैं और सवाल लेता हूं, इस पर टेंशन ना लो। मैं आपको ये कहता हूं कि यार एक गेंद थी और जल्दी से आंसर बताना, देखता हूं कितने बच्चे आंसर बताएंगे। जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसका नाम मैं पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। मैं कह रहा था जी सवाल में एक गेंद ऊपर से फेंकी गई, कितनी ऊंचाई से फेंकी गई थोड़ी देर में बता रहा हूं। कहता है ये गेंद जमीन पे इतनी ऊंचाई से फेंकी, फिर ये अपने पिछले उछाल का 2/3 ऊपर उछली। कितना ऊपर उछली? 2/3। यानी जितना पहली बार उछली थी उसका 2/3 फिर से उछलेगी, हर बार 2/3 उछलेगी, फिर 2/3 ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर जितना ऊपर से नीचे आई उतना ही उसका 2/3 फिर उछली, फिर जितना ऊपर उछली उसका उतनी नीचे आई, फिर इसका 2/3 उछली, फिर नीचे आई, और इस तरीके से अनंत पदों पर जाके ये रेस्ट हो गई, अनंत पदों पर जाकर ये रुक गई। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस गेंद ने रुकने तक कितनी दूरी चली अगर हर बार अपने लास्ट बाउंस का ये गेंद 2/3 बाउंस उछलती है, और टोटल जो बाउंस था पहला वो 360 मीटर था। बताइए दोस्तों आंसर। 360 मीटर अगर पहला बाउंस था तो जी 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 शुभम सुधा निके, अरे बहुत तेज कमेंट आ गया यार, अब नहीं पढ़े जा रहे। जयंत, आकाश, कुमार, लवकेश, शिवम, अनिल, रवि, निशी, अंकित, महेश। अरे 1800 गधे, 1800 आंसर क्यों दे रहे हो बे? या 1800 ही है, 1800 ही है। मैं 1080 सोच रहा था, फिर तो इसका मतलब 1800 वाले ने सही उत्तर दिया था। करनी निधि, यूजर भी नाम रख रखा है एक ने। चलिए आइए प्रवीण, देखिए मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया तरीका क्या है ऐसे सवालों को करने का। आप ये देखिए कि एक बार गेंद ऊपर से नीचे आने और फिर ऊपर जाने तक कितनी दूरी चली, तो ये 360 था, तो अब कितना उछलेगी? 360 का 2/3, तो 360 का 2/3, 12 दूनी 24, 240, यानी अब ये उछलेगी 240। और मैंने आपको क्या सिखाया कि एक बार से ऊपर से नीचे आने और फिर ऊपर जाने तक कितनी दूरी चली, एक बार ऊपर से नीचे आने और फिर ऊपर जाने तक कितनी दूरी चली ये गिन लो। तो 360 नीचे आई, 240 ऊपर चली, तो 360 जमा 240 को जोड़ोगे तो ये आएगा 600। ये आएगा मेरे बच्चों कितना? 600। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होगा a/1 - r, है ना। तरीका बताया, फर्स्ट टर्म होगी एक बार ऊपर से गेंद नीचे आने और फिर ऊपर जाने तक कितनी दूरी चली, तो 360 जमा 240 हो गया 600, है ना, बटे 1 - r, r की वैल्यू 2/3, तो यह आएगा 1800 आंसर। बहुत ही सुंदर मेरे बच्चों, बहुत ही सुंदर। भव्या, आकाश, लक्की, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको समझ आ रहा है, इसका मतलब चीजें बढ़िया लग रही मेरे को भी। चलिए, मेरे को लगा 1080 है, तो शुरुआत में बहुत सारे बच्चों ने 1080 आंसर दे दिया था और मैं उन्हीं के नाम पढ़ने में लगा रहा। आइए जी आगे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 24वां। ठीक है, ये एक टाइप के क्वेश्चन थे मेरे बच्चों जो कंप्लीट हुए।
अब है ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, उस बात को भी समझ लेते हैं यार। देखो मेरे बच्चों, मैं एक बार रिपीट करता हूं, अर्थमेटिक मीन जो हम शुक्रवार की क्लास में पढ़ रहे थे, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है जी, मैं 1 सेकंड कॉल आया। आइए, तो देखो यार, अर्थमेटिक मीन बताया था समानांतर माध्य। मेरे बच्चों आवाज आ रही? अर्थमेटिक मीन था समानांतर माध्य। कहानी ये थी कि अगर दो नंबर ए और बी है और मुझे इनका समानांतर माध्य बताना है, इसका मतलब मैंने तरीका भी बताया था कि दो नंबर का अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। इसका मतलब देसी भाषा में यह भी अर्थ था कि समानांतर माध्य मतलब इनके मध्य का कोई पद, मान लीजिए इनके मध्य का कोई पद x है, मान लीजिए इनके मध्य का कोई पद x है, तो अगर अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन है तो 100% ये एक एपी बना रही होगी, है ना। अरिथमेटिक का मतलब तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात हुई। अगर ये एपी बना रही होगी, समानांतर श्रेणी बना रही होगी, तो हर एक दो पदों के बीच का अंतर समान होगा। जितना अंतर यहां होगा उतना ही अंतर यहां होगा। तो यहां अगर कॉमन डिफरेंस निकाले तो a2 माइनस ए1 होगा, है ना। तो यहां डिफरेंस होगा क्या, a2 माइनस ए1, x माइनस ए। और अगर इन दो टर्म का निकालू मैं डिफरेंस, तो a2 माइनस ए1, तो यहां सेकंड टर्म b होगी, फर्स्ट टर्म x होगी। तो यहां पे भी सेम ही चीज आएगी, b माइनस एक्स। तो x को x इधर लेके आओगे 2x हो जाएगा, ये माइनस ए उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि a प्लस बी आया, तो x की जो वैल्यू आई मेरे बच्चों वो आई a प्लस बी बाई टू। हाँ या ना। इसका अर्थ जानते हो क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि दो पदों के बीच में अगर कोई समानांतर माध्य का पद चाहिए, यानी अगर कोई दो नंबर है और इनके बीच में हमें एक ऐसा नंबर बनाना है या ऐसा नंबर लाना है कि एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बन जाए, तो उस नंबर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इन दोनों ही संख्याओं के जोड़ की आधी होगी। बात आई चीज समझ में? सर 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 संदीप क्या लिखना चाह रहा है? पक्की बात है। अब आगे आइए, एक बच्चा कह रहा है नंबर सिस्टम के फुल नोट्स प्रोवाइड कराओ। बेटा जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा फुल नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो मैंने ये कहा कि अगर कोई दो नंबर ए और बी हैं तो इनका अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई टू होगा, पक्का। अब अगर आते हैं ज्योमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन हिंदी में इसे कहते हैं गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। क्या बोलते हैं जी? गुणोत्तर माध्य। अगर हम इसे गुणोत्तर माध्य कहते हैं मेरे बच्चों, तो इस बात को ध्यान से समझो। गुणोत्तर माध्य का मतलब ए और बी अगर दो नंबर हैं तो मुझे इनके बीच में कोई ऐसी टर्म डालनी है, ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये एक जीपी बना दे। इनके बीच में एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि वो एक जीपी बना दे। तो मान लेते हैं वो टर्म हुई एक्स, वो टर्म हुई एक्स। अब आप ये बताइए मेरे बच्चों, अब आप ये बताइए कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होती है? ऐसी प्रोग्रेशन जिनके हर एक दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का रेशियो सेम हो, हर एक दो टर्म के बीच का रेशियो सेम हो। अगर हर दो टर्म के बीच का रेशियो सेम हो तो a2 अपॉन a1, तो x बटे a, यहां सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म b अपॉन x। तो अब आप देखेंगे x को x से किया x स्क्वायर और a को b से किया ab। तो आप देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू निकल के आई वो रूट ab। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि अगर दो नंबर a और b हैं तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा, इनका जो गुणोत्तर माध्य होगा, वो हर हाल में क्या होना है? ab।
क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी रूट ए बी पक्का। एक बार इतनी बात को समझिए, फिर सवाल लेते हैं। क्लियर है जी ये बात? तो आज आपको शायद ये पता चल गया होगा कि अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब है, ज्योमेट्रिक मीन का क्या मतलब है। यही बात मैंने आपको समझाने का यहां प्रयास किया। अब मैं सवाल पे आ जाता हूं जो दे रखे हैं। जरा पढ़िए मेरे बच्चों इस सवाल को और बताइए पढ़ के, पढ़ के बताइए क्या है। लव यू फ्रॉम हरियाणा। देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है जी दो नंबर हैं, ठीक है। कौन कौन से दो नंबर है? एक नंबर है x प्लस वाई का क्यूब, ठीक है जी, और एक नंबर है 1/x प्लस वाई। कह रहा है जी बताओ इन दोनों ही नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। इन दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तो मैंने ज्योमेट्रिक मीन निकालने का आपको तरीका बताया क्या, कि बेटा ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो जो दो नंबर दे रखे हैं उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट कर दो, वो आपका आंसर हो गया। तो स्क्वायर रूट, ये इसका मतलब हुआ x प्लस वाई का क्यूब, इसका मतलब हुआ 1/x प्लस वाई। जब आप इसे काटेंगे मेरे बच्चों, काटेंगे मतलब इस बात को ऐसे पावर से कैंसिल करेंगे, यहाँ पावर 2 बची और 2 पावर कैंसिल हो जाती है स्क्वायर रूट से, तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा x प्लस वाई। ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया डी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डी डी डी। बेगूसराय से भी सलाम जी जी जी। तो क्या आप मेरी बात समझ पाए यहाँ ज्योमेट्रिक मीन का? बिल्कुल। अब थोड़ा आगे आते हैं चीजों को लेके। देखिए जी, ये ज्योमेट्रिक मीन भी मैंने बता दिया, अर्थमेटिक मीन भी मैंने बता दिया। बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं आपके सामने, या चलो पहले अगली टाइप पढ़ाता हूं फिर सिखाऊंगा इसे। करो बच्चे। देखिए सीरीज के टाइप के क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक टाइप है, अभी तक ऐसी टाइपें आई नहीं है। ये फिर भी थोड़ा आसान सवाल है, लेकिन इससे अगला जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा खतरनाक होगा। ये कैट लेवल के क्वेश्चन है, ये थोड़ा आसान है, लेकिन इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो कैट लेवल के हैं। आपको भागना नहीं है। अभी तक एसएससी ने ऐसे क्वेश्चन टच नहीं किए हैं, बट इन फ्यूचर अगर वो कुछ मुश्किल करना चाहेगा तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा। कुमार गजब खराब व्यवस्था है सर, मैं बहुत दुखी हूं। बेटा किस बात से दुखी है? ऐप में तो क्लास चल रही है। अब बेटा क्या बताऊं मैं तुझे, तो तुम दुखी हो? क्लास तो चल रही है मेरे फोन में, तो विश्वास ना हो तो देख लो। अब बेटा क्या बताऊं मैं तुझे, तो तुम दुखी हो? क्लास तो चल रही है मेरे फोन में तो। और देखो क्वालिटी भी पूरी आ रही है, 480 मेगा वो पिक्सल लो, 144 लो, कुछ भी रख लो यार क्वालिटी। इंटरनेट सही होना चाहिए। आने लग रही बात मेरी, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आने लग रही बात, देखो मेरी, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? कहाँ दिक्कत है बताओ फोन में? है ही नहीं, आने लग रही बात, देखो मेरी, समझ रहे हैं। तो मेरे फोन में सही चल रही यार, आप लोग कमेंट करे जा रहे हैं। मेरा भी चाइनीज ही फोन है भाई। आहो देखिए यार, मैंने आपको कहा कि ये जो क्वेश्चन है ये धीरे धीरे अब मैं इनका लेवल बढ़ा रहा हूं, और ये जो टाइप मैं करा रहा हूं ये ऐसी टाइप है जो अभी तक एसएससी ने पूछी नहीं है, लेकिन अगर कभी मुश्किल करेगा तो पूछ लेगा। देखिए, और आप तैयारी करते हो तो एक ही बात ध्यान रखिए कि एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं। एक टाइम में 2/3 पहले वाली। अब मैं इस वाली को उठा लेता हूं, 2/3 की पावर 2, 3, यहां पावर 1। फिर ये वाली उठा लेता हूं, 3 की पावर 5, इन्फिनिटी टर्म्स तक। अब जो बीच वाली बच रही उसको भी उठा लेते हैं भैया। अगर गौर से देखो आप लोग, तो भैया हमने ये उठा ली, ये उठा ली, ये उठा ली। क्यों उठा ली? क्योंकि ऊपर 2 2 2 2 कॉमन दे रखा था,
और अनंत पद है तो अनंत का आधा भी करेंगे तो अनंत ही होता है। इस बात को ध्यान रखना, जो चीज अनंत है उसका आधा भी करेंगे तो अनंत ही रहेगा। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है टाइम शो नहीं हो रहा क्लास पे, ये मुझे नहीं पता भाई। अब ये टर्म हमने उठा ली जिनमें ऊपर दो दो था, अब वो वाली उठा लेते हैं जिनमें ऊपर तीन तीन है। तो तीन पहली टर्म में है, 3/3 की पावर 2, 3/3 की पावर 4, आगे आ जाएगा इसी तरीके से इंफिनिटी टर्म्स तक। पक्का? तो अब कुल मिला के मेरे बच्चों हमने इस सीरीज को दो बराबर हिस्सों में बांट लिया। एक सीरीज ये बना ली, एक सीरीज ये बना ली। अगर आप गौर से देखें और मेरी बात को समझे, मुझे समझाना इसलिए डिटेल कर रहा हूं। ऊपर पूरे में से 2 कॉमन ले ले, अगर पूरे में से ऊपर 2 कॉमन ले ले तो यहां बचा 1/3, यहां बचा 1/3 की पावर 3, यहां बचा 1/3 की पावर 5, और यहां बना इंफिनिटी टर्म्स तक। क्लियर है दोस्तों? यहां तक क्या बना मेरे बच्चों? यहां पे इनफाइनाइट टर्म्स तक बना। अब अगर गौर से देखें तो चाहे तो आप यहां से 3 कॉमन ले लें, या आप ये देखिए कि 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो काटेंगे तो यहां क्या बच जाएगा? 1/3 की पावर 1। यहां 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 4 है, काटेंगे तो क्या बचेगा? 3 की पावर 3। और इस तरीके से ये भी इनफाइनाइट टर्म की सीरीज है। एक बार आप इतनी बात को समझ लो, उसके बाद मैं समझा दूंगा, क्योंकि ये तो समझदारों का खेल है। अब इससे आगे का तो पक्का। अब आ गया जी। देखिए यार, अगर मैं पूरे में से ये वाली सीरीज कॉमन ले लूं 1/3, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, 1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर 5, अरे यहां क्या था, सॉरी 3, 1/3 की पावर 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है। इनफाइनाइट टर्म तक अगर मैं यही चीज कॉमन ले लूं मेरे बच्चों यहां से भी, तो यहां क्या बचा? 2 बचा। तो यहां बच रहा आपका 2, और ये चीज यहां से भी कॉमन लेके आगे लिया है, तो यहां कितना बचा? 1 बचा। एक बार इतनी बात को दोबारा से समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। कम पढ़ाएं बेटा, कम ही पढ़ा रहे हैं। इस चीज के लिए आंखें बंद कर लो या अपना फोन मतलब मत देखो इस इन क्वेश्चन को जो 15-20 मिनट चल रहे हैं। ये ऐसी सीरीज है जो आपसे कभी पूछ सकता, बहुत टफ क्वेश्चन की बनाई हुई है मैंने भी। अब देखिए यार, अब इसको जोड़ना है तो ऊपर वाली कहानी मैं मिटा देता हूं। देखिए यार क्या करें, गौर से अगर आप देखें इसे, ये एक क्या बन गई भाई? जीपी बन गई। इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है मेरे बच्चों? 1/3 है। अगर इस जीपी का कॉमन रेशियो पता करें क्या होगा, तो A2/A1 जब करोगे तो वो आएगा 1/3 की पावर 2। ये इसका कॉमन रेशियो होगा। आप करके देखना चाहें तो करके देख भी सकते हैं। अब ये अनंत पद है और आप जानते हैं एक के बटे कुछ एक से बड़ी चीज लिखी है तो इसकी वैल्यू हमेशा एक से छोटी होगी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है मेरे बच्चों क्या? A/1 - R। अब आप ये बताओ, a की वैल्यू 1/3 है, r की वैल्यू है 1/3 की वर्ग यानी 1/9, तो 1 - 1/9। जब आप इसे सोल्व करेंगे, 9 एकम 9, 9 में से गया 8, 8/9 ऊपर 3, तो चलो लिख देता हूं 8/9 ये आएगा भाई। तो देखो 3 से काटेंगे 3 आएगा, 3 पलट के ऊपर तो आएगा 3/8। पक्का? अब आप ये बताओ, इस कहानी की वैल्यू तो आई 3/8, और ये वैल्यू को जब जोड़ोगे तो 2 और 1 3, ये वैल्यू थी 3, तो आंसर आया 9/8। ये हमारा आंसर। क्लियर है जी? आंसर क्या है मेरे बच्चों? 9/8। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। वेरी गुड, वेरी गुड। जो बच्चे समझ पा रहे हैं वो समझे। मैंने पहले ही कहा कि लेवल थोड़ा अप है। ठीक है, पक्का। अब आगे आते हैं। अब यहां से क्वेश्चन थोड़े खतरनाक होने चालू हो जाएंगे। करो जी, मैं पढ़ के सुना देता हूं। 2 + 3/2 = 1 + 5/8 = 1 इंफिनिटी तक।
आइए जी, देखिए मेरे बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, बड़ा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है जी। ऐसे हर प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना वो ध्यान से समझना, कोई भागा धागी नहीं लगानी। जो समझ पाए, मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चन का लेवल अब हम यहां से बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। देखिए मैंने इस सीरीज के सम को एस से डिनोट कर दिया, एस माने सम ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। तो यह है 2 जमा 3/2 जमा 1 जमा 5/8, ठीक है जी। उसके बाद प्लस इंफिनिटी लगा दो, ये डॉट प्लस इंफिनिटी है। क्लियर है दोस्तों यहां तक? 2 जमा 3/2 जमा 1 जमा 5/8, इस तरीके से हमने ये सीरीज बना ली। अब जरा ध्यान से समझिए इस तरह के सवाल को कैसे करें। अब मेरे बच्चों हमें ये बात समझनी होगी यहां पे कि यार ये जो 2 है 1 है, इससे कौन सी सीरीज बन रही है जो हमें नहीं पता चल रही। 1/2 मान लेते हैं जी, ये 1/2 सीरीज बन रही है। अगर ये 1/2 है तो फिर इससे क्या लेके चलें। अगर ये आधा आधा घटाते चले जा रहे हैं, भाई ये 2 है, ये मतलब आपका 1.5 हो गया, ये 1 हो गया, तो फिर उस हिसाब से यहाँ आधा आना चाहिए था, लेकिन ये 5/8 है, तो एपी भी नहीं बन रही ना जीपी बन रही। इस सीरीज में ना तो एपी का कोई फंडा चल रहा है ना जीपी का कोई फंडा चल रहा है। सदरुल सैटरडे को क्लास मैंने नहीं ली थी, जो फ्राइडे को हमारी खत्म हुई थी वहीं तक रखी थी मैंने क्लास, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हर सवाल में क्या किया करो, ऐसे हर सवाल के लिए क्या किया करो, ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करना, ठीक है। ऐसे हर एक्सप्रेशन को आप, जैसे आप सेकंड टर्म में 2 में लिख रखा है ना, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो। तो जब इसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2/2 1 आ जाएगा पक्का। जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे, 3/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अरे बोल दो भाई, 2 को 2 से भाग दिया तो 1 आ गया। मैं एक स्टेप आगे लिख रहा हूं, इसको 2 से भाग दोगे तो यह आएगा 3/4, इसको 2 से भाग दोगे तो यह आएगा 1/2, इसे 2 से भाग दोगे तो यह आएगा 5/16, और इसी तरीके से ये इंफिनिटी टर्म्स तक। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? ये इनफाइनाइट टर्म्स तक। पहले आप इतनी बात को समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने को भागा दौड़ बिल्कुल नहीं है, आराम से एक बार पढ़िए इतनी बात को, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ा बच्चे यहां तक? आइए अब ऐसे हर सवाल में देखिए, एक सवाल में ये बात समझ नहीं आएगी, 1 से 2 सवाल लगेंगे इस बात को समझने में, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब क्या करिए आप, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन घटा दीजिए और एक स्टेप घटा के घटाइए, मतलब एक स्टेप पीछे से घटाइए। बस मुझे 2 सवाल कराने दो, दूसरे सवाल के आखिरी में बात समझ में आ जाएगी। तो जब s माइनस s/2 करोगे इसे, तो ये 2 एज इट इज रखिए। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? 2 एज इट इज रखिए, बोलो हाँ कि ना पक्का। 3/2 में से 1/2 घटाओगे तो बताओ क्या आया? नहीं, एक मिनट रुको, 3/2 में से 3/4 घटाते हैं तो क्या आता है भाई? एलसीएम में 4, 2 दूनी 3 दूनी, 3/2 में से 1 घटाते हैं, लंबी चली जाएगी सीरीज यार ये तो। एक सेकंड में कैलकुलेशन में तो कहीं नहीं लिखा है मैंने, गलती। एक सेकंड बच्चे बस। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, कैलकुलेशन सही करें। तो ये 2 एज इट इज लिखा, 3/2 में से 1 घटाओगे तो यहां लिख लो 3/2 माइनस 1। तो 3/2 माइनस 1 करोगे तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1/2। फिर 1 में से 3/4 घटाओ, तो ये तो आसान है, 1 में से 3/4 घटाओगे 1/4 बचा। फिर 5/8 में से 1/2 घटाओ, तो आप जानते हैं 2 चौक 8, 5 में 4 गया 1/8 बचा।
अब यहां से अगर आप गौर से देखेंगे, आगे घटाने की जरूरत नहीं है, ऐसे हर सवाल में जो फर्स्ट टर्म दे रखी है ना यहां पे बटे वाली, उससे सबको भाग देते चले जाओ और एक स्टेप छोड़ के अगले स्टेप से घटाते चले जाओ, यानी इसमें से ये चीजें घटाते चले जाओ। इसका फायदा क्या होगा कि ये दो तो समझिए अलग आ गया, लेकिन ये एक सीरीज बनती हुई दिखाई दे गई होगी आपको। कौन सी सीरीज बनती दिखाई दे रही है मेरे बच्चों? ये एक जीपी सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही है। कौन सी सीरीज बनती दिखाई दे रही है? जीपी सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही है। यह सवाल प्योर मेंस लेवल का है, क्योंकि मेंस में कुछ भी उठा के डाल देता है इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए मैंने यह सवाल आपको लिया है। क्लियर है? अब आप गौर से देखिए इस बात को यहां पे कि s माइनस एस बाई टू इसे घटाओगे तो ये s बाई टू ही आएगा। बात आ रही समझ में? ये दो एज इट इज हो गया। अब आप ये दो एज इट इज हो गया। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये क्या बनाने लग रही है मेरे बच्चों? एक जीपी बनाने लग रही। क्या बनाने लग रही है मेरे भाई? जीपी बनाने लग रही, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बना रही है। तो इसका सम अगर निकालें तो मैं अब इसको मिटा देता हूं। इसका अगर आप सम निकालोगे तो फर्स्ट टर्म क्या है जी? 1/2 है। सेकेंड टर्म क्या है जी? 1/4। यानी कॉमन रेशियो अगर मैं पूछूं यहां से तो a2/a1, तो a2/a1 निकालोगे तो भी क्या आएगा? 1/2। क्या आएगा मेरे बच्चों? 1/2। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का सम क्या हो जाएगा जी? a/1 माइनस आर। आर की वैल्यू भी 1/2। तो सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों कितनी? 1। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो s/2 बराबर किसका आ गया? 2 और 1 3। s/2 बराबर 3। तो 2 को 3 से गुना करेंगे 6, तो s की वैल्यू आ गई 6। और हमें इसी पहले वाली सीरीज का ही तो जोड़ निकाल के बताना था क्या था, और पहले वाली सीरीज को हमने किससे नाम दिया था? s से। तो s की वैल्यू आ गई 6। मतलब इस सीरीज का उत्तर आएगा कितना मेरे बच्चों? 6। बहुत बढ़िया। अब आप ईमानदारी से ये बताइए कितने बच्चों को कुछ कुछ बात समझ आई? 50% बात कितनों को समझ में आ गई? वो यस सर लिख के बताइए ताकि मुझे समझ आए और मुझ में थोड़ी हिम्मत जागे अगले सवाल तक जाने में, ऐसे सवालों के लिए। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे एक सवाल का मौका दे दो, अगले में फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। अब ना आए तो मुझे बताना। अब 100% आपको चीज समझ में आ जाएगी। करिए जी, करो बेटे बच्चे करो। आज यार देखो यार, ध्यान से मेरी बात को समझो मेरे बच्चों। ये कौन सा था? 26वां। एक बार 27वें पे आइए, फिर 26वें पे वापसी आते हैं। ये एक स्टेप अप था। आओ यार, देखिए सेम वही क्वेश्चन है। ये एक डिफरेंट टाइप है जो अभी तक एसएससी ने जिसको टच नहीं किया है। क्लियर है? लेकिन आने वाले टाइम में मेंस लेवल पे इस चीज को पूछ सकता है अगर पेपर मुश्किल बनाना होगा। जरा ध्यान से देखिए मेरी बात को। ये कोई सीरीज दे रखी है मेरे बच्चों, ये वाली। इसका नाम मैं एस रख ले रहा हूं क्योंकि इसका सम ही हमको बताना है। पहली टर्म है 1, दूसरी टर्म है 3/4, तीसरी टर्म है 7/4 का वर्ग, अगली टर्म है 15/4 का क्यूब, और ये है मेरे बच्चों इनफाइनाइट टर्म्स तक। मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे हर सवाल में जब सीरीज बनती ही ना दिखाई दे रही हो, आपको यहां कोई सीरीज बन ही नहीं रही। अमन रेस्पॉन्ड मी प्लीज सर, व्हाट रेस्पॉन्स यू वांट फ्रॉम मी अमन। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि इसके अंदर कोई सीरीज बन रही है? नहीं, नीचे तो सीरीज बन रही, लेकिन ऊपर का क्या करें? ऊपर कैसे हटाएं चीजों को? तो इसको ऊपर वाली बातों को हटाने का एक तरीका है, और वही तरीका मैं सिखा रहा हूं कि जिससे डिवाइड कर रखा है उससे आप इसे भाग दे दो। तो एस को 4 से भाग दे दो। भाग दे दिया। 1 को 4 से भाग दोगे 1/4, यहां लिख दो। एक कदम हटा के इसको 4 से भाग दोगे तो 3/4 का वर्ग, इसे 4 से भाग दोगे तो यह आएगा 15/4 का क्यूब, एंड सो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं?
शिवम, क्या ये 1 सेकंड में सोल्व होगा? श्रेयांशु, नहीं होगा बेटा, 1 सेकंड में तो सोल्व नहीं होगा, मैं भी मानता हूं, लेकिन 30 से 35 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। और यह भी बात तय है कि अगर फर्स्ट टाइम आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो शायद 3 मिनट में भी आपसे सोल्व नहीं हो रहा होगा। इसलिए हमें इस बात को तो समझना होगा कि पहली बार हमें कभी ना कभी तो एफर्ट करना होगा क्वेश्चन के लिए, इसलिए हम एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इस चीज को पहले अनाउंस कर चुका हूं कि अभी तक ये चीज एसएससी में नहीं आई है, ठीक है। पक्का भाई? फिर से समझाता हूं मैंने क्या तरीका बताया। मैंने कहा कि जो क्वेश्चन था वो हमने उसको एस मान लिया, क्योंकि एस की ही वैल्यू निकालनी थी, उसी का योग हमें निकालना था। जिससे इन्होंने डिवाइड कर रखा है, जो आपको सेकंड टर्म में डिवाइड में दिखाई दे रहा है, जैसे 4, तो इसको 4 से भाग दीजिए, एक कदम हटा के लिखिए। इसे 4 से भाग देंगे, ये लिख दिया। इसे 4 से भाग देंगे, ये लिख दिया। इसको 4 से भाग देंगे, आगे लिख देंगे। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या करिए, पहली टर्म में से दूसरी वाली टर्म को घटा दीजिए। पहले में से दूसरा घटा दो, तो s माइनस s माइनस 4, ये एक एज इट इज। 3/4 में से 1/4 गया मेरे बच्चों, जानते हो कितना है? 2/4। बात आ रही कि नहीं आ रही? 7/3 में भाई 7/4 का वर्ग बटे 3/4 का वर्ग घटाओगे मेरे बच्चों तो कितना आएगा जानते हो? तो यह आएगा 4/4 का वर्ग। अरे बोल दो हाँ या ना। जब यहां आओगे, अरे सॉरी यहां 7 था, सॉरी 7 था, तो 15 में से 7 घटाओ, समझ रहे हो ना? क्योंकि हमने 4 से भाग, इसको 4 से भाग दिया, यहां लिखा, इसको 4 से भाग देके यहां लिखा, इसको 4 से भाग देके यहां लिखा। 15 में से 7 घटाया, क्या बचा? 8/4 का क्यूब, एंड सो ऑन इंफिनिटी टर्म्स तक। क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? अगर है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अदरवाइज एक बार इस स्टेप को समझिए, देखिए कहां आपको दिक्कत महसूस हो रही है। बताओ बेटा कहां दिक्कत हो रही है? देखिए अब अगर आप गौर से देखें, ये तो आसान है, 3 4 एकम 4 में से गया 3/4s, ये एक एज इट इज। इसको इससे काटोगे 1/2 बचा। 4 का वर्ग 16, 4 को 16 से काटोगे तो 1/4 बना। 4 का क्यूब 64, 8 को 64 से काटोगे 1/8 बचा। ऐसे ही आगे जाओगे तो ये सीरीज बनती दिखाई दे जाएगी अपने आप आपको, 1/2, 1/4, 1/8, ऐसे चलते चलते। या यहां से भी देखोगे 1/2, यानी इसका आधा हुआ, 1 का आधा, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, इस तरह से इनफाइनाइट टाइम तक ये सीरीज चलती चलेगी। अब हम इसका मेरे बच्चों क्या निकाल लेते हैं? जोड़ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? जोड़ निकाल लेते हैं। इसका क्या निकाल लेते हैं जी? इसका जोड़ निकाल लेते हैं। तो मेरे बच्चों जब आप इसका जोड़ निकालोगे तो ध्यान रखना, हमने वैल्यू s की निकालनी थी। तो जब जोड़ निकालोगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगी मेरे बच्चे? 1। कॉमन रेशियो क्या आ गया? 1/2। नंबर ऑफ टर्म क्या है? इनफाइनाइट। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला हुआ a की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू क्या है? 1/2। तो 2 एकम 2 घटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 2, यानी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का जोड़ आ गया मेरे बच्चों कितना? 2। कितना आ गया मेरे बच्चों? 2। इसका मतलब इस पूरी सीरीज का जोड़ आ गया 2। अगर ऐसा है कि पूरी सीरीज का जोड़ 2 है तो मेरे बच्चों ये था 3, अरे क्या लिखवा दिया था तुमने मेरे को? उल्टा लिखवाते हो तो भाग में 3s/4 था भाई। तो 3s/4 ये वैल्यू किसके बराबर आई मेरे बच्चे? 2 के बराबर आई। तो s की वैल्यू जानते हो क्या आई? 4 दूनी 8/3। ये मेरा आंसर आ गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर है। 8/3 बिल्कुल मेरा आंसर है। बोलो हाँ या ना। बात आ रही है यहां तक? समझो, कोई भी दिक्कत हो यहां तक तो मुझे बताओ, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात आपको समझ ना आ रही हो तो मुझे समझाइए। आ रही है भाई? पक्का? अब मैं इसी सवाल पे दोबारा आता हूं कि हम इसे कब तक करेंगे और क्यों कर रहे हैं। ये समझ में आ गया? जिनको नहीं आया उनको एक बार फिर से देखिए। हमने s मान लिया पहली सीरीज को 1 जमा 3/4 जमा 7/4 का वर्ग जमा 15/4 का क्यूब। आप घर पे जाके ट्राई करिएगा कि क्या और दूसरा मेथड है जिसे अप्लाई करके इसे जल्दी किया जा सके। पक्का आप ट्राई करिएगा इसे घर जाके। दूसरी बात ये समझिए
कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर कोई सीरीज फॉलो हो नहीं रही है, ना एपी बन रही है ना जीपी बन रही है। जीपी बन रही है लेकिन कहां, बटे वाली चीजों में, ऊपर वाली वैल्यू जो न्यूमरेटर जिसे कहते हो वो जीपी बना नहीं रहा। इसके लिए मैंने क्या किया था कि जो सेकंड टर्म है उससे डिवाइड कर दो। तो एक को 1/4 मतलब 4 से भाग दिया, इसको 4 से भाग दिया, ये आया, इसको 4 से भाग दिया, ये आया। इसका फायदा ये निकल गया कि जब हमने इसे घटाया तो ये तो 1 आ गया, लेकिन इसे घटाया तो 3/4 माइनस 1/4 आया, 2/4 घट के आ गया 1/2। इसे घटाया तो यह आया 7 3 4/4 का वर्ग, काटा तो 1/4 आ गया। इसे घटाया तो 15 में 7 गया 8, 8/64 1/8 आ गया। तो इससे ये सीरीज मेरी निकल के आ गई। क्लियर है? यही मैंने इससे पिछले सवाल में बताया था और इस वाले सवाल में भी मैंने यही सेम स्टेप बताया था कि सेकंड स्टेप में बटे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो सबको 2 दे दो, 2 से भाग दे दो और फिर एक स्टेप छोड़ के घटाते चले जाओ, आपकी सीरीज बनती हुई दिखाई दे जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसे घर से करके आइएगा। 1 जमा 4/7 बटे 9/7 का वर्ग जमा 16/7 का क्यूब जमा 25/7 की पावर 4, इनफाइनाइट टर्म दे रखा, करा इनका जोड़ बताना है। ठीक है जी, सेम इसी तरीके से करेंगे। मैं तरीका बता देता हूं क्या करना है। इस पूरे को s मान लेना, फिर सबको 7 से डिवाइड कर देना, एक स्टेप छोड़ के आगे लिखना, फिर घटा देना, आपकी सीरीज बनती हुई दिखाई दे जाएगी। पक्का? शिवम लक्ष्मीपुर से बात आ रही समझ में? चलिए, ये उनके लिए था जो होशियार बच्चे हैं, जो मेंस के लिए चीजें अभी से तैयार करना चाह रहे थे। 23वां बता दिया ना मैंने? हाँ, पढ़ो बच्चों। पढ़ो मेरे बच्चों, पढ़ो सवाल, फिर करा मैं देता हूं। जो बच्चे कह रहे हैं वीडियो बैक नहीं हो रहा, तो ढक्कनो लाइव क्लासेस में आप बैक क्यों जाना चाह रहे हैं चीजों को लेके? आप जब क्लास खत्म हो जाए तब उसको बैक कर करके देखना। अभी तो जो लाइव चल रहा है उसको देखो ना यार। बुक बता दू भाई, बता तो दिया, 20 बार बता दी तुम्हें ये चीजें। ऐसे करके मेरी एक बुक आती है एडवांस मैथ की, एडवांस मैथ बाय राकेश यादव, ऐसे बुक आती है, उसको परचेज कर लो। जिनके पास कोई किताब नहीं है, जिनके पास किताब है वो अपनी किताबों से तैयारी करो। इसके अंदर मैंने चैप्टर वाइज ये सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है जी, चैप्टर वाइज, तो वहां से आप प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट उठा सकते हैं। बाकी आपके पास जो किताब है उससे करिए, खरीदिए मत, ज्यादा पैसा मत खराब करिए। आइए देखो यार दोस्तों, ध्यान दो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भैया नो, छोटा छोटा करके लिख के समझाता हूं। 999 999, अगर ये अनंत पद हो तो बेटा इनका योग निकाल के बताओ क्या होगा। अनंत पद हो तो इनका योग बताइए क्या होगा। कैसे? मेरे बच्चों, अनंत पद हो तो इनका योग निकाल के बताइए क्या होगा। तो देखिए यार, कहानी ये है कि आप गौर से अगर देखें तो 999 999 ये कोई सीरीज नहीं बना रहा है, ये जीपी नहीं बना रहा है, ना एपी बना रहा। क्यों? इनफाइनाइट टर्म, अनंत पद है। क्यों? क्योंकि 9 का 11 गुना 99 होता है, लेकिन मेरे बच्चों 99 का 11 गुना 999 नहीं होता। यहां 9 लिखा है, 9 का 11 गुना 99, लेकिन 99 का 11 गुना 999 नहीं होता, इसलिए ना ये जीपी बन रहा है ना ये एपी बन रहा है। तो हम यहां सीरीज के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने लग रहे हैं कि सीरीज अगर ट्रांसफॉर्म होनी हो तो कैसे करते हैं। तो अगर ऐसा है तो 9 को हम क्या कर लेते हैं बेटा, 10 - 1 लिख देते हैं। 99 को हम 100 - 1 और 100 को 10 की पावर 2 - 1 लिख देते हैं। 999 को हम 1000 - 1, 1000 को 10 की पावर 3 - 1। ऐसे ही 9999 को 10 की पावर 4 - 1। एंड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सो ऑन, इसी तरीके से चीजों को आगे बढ़ाते हैं, इसी तरीके से चीजों को आगे बढ़ाते हैं।
अब क्या करते हैं, 10-10 वाली टर्म अलग उठा लेते हैं, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसे ही समझिए इनफाइनाइट टर्म तक चल रही है ये। और -1 वाली चीजें अलग उठा लेते, अरे इनफाइनाइट नहीं थी, सॉरी एन टर्म थी सवाल में, एन टर्म, -1 भाई यहां -1, यहां -1, यहां -1 कितनी बार आ रहा है जी, n बार। एक बार यहां तक की बात को समझिए और देखिए कहां दिक्कत है। हद करते हो पांडे जी, क्वेश्चन मार्क तुमने लगा रखा है अपने नाम पे। देखिए बेटा, अगर आप गौर से देखें तो आप मेरी बात को समझेंगे कि ये एक जीपी बनी, क्योंकि 10, 10 का 10 गुना 100, 100 का 10 गुना 1000, 1000 का 10 गुना 10,000, तो ये जीपी बनी। और जीपी के सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्लियर है दोस्तों? तो अगर यहां ध्यान दे तो a की वैल्यू है 10, r की भी वैल्यू निकालोगे तो 10 पावर n माइनस 1 बटे 10 माइनस 1 करोगे, क्या उत्तर आएगा जी? 9। पक्का? अब आप इस बात को भी जानते हैं कि एक को अगर आप n बार, एक को मेरे बच्चे n बार अगर आप जोड़ोगे, भाई एक को अगर मैं 2 बार जोड़ूंगा तो उत्तर 2 आएगा, अगर मैं एक को 3 बार जोड़ूंगा तो उत्तर 3 आएगा। तो ऐसे ही एक को अगर मैं, या -1 को मैं n बार जोड़ूंगा तो उत्तर -n आएगा। उत्तर क्या आएगा? -n। क्या आएगा मेरे बच्चे? आंसर -n आ जाएगा। अब इसी बात को अगर मैं थोड़ा सा सोल्व करके लिख दूं, इसी बात को मैं अगर सोल्व करके लिख दूं एलसीएम लेके, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 गुना 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n अपॉन n। ये मेरा आ गया आंसर। अब टेंशन ना लो, मैं 1 सेकंड में इसका सॉल्यूशन निकालना सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप चीजों को समझ लो। पक्का? 7300 वाली किताब आपको समझनी चाहिए। 7300 वाली किताब भी अच्छी है, लेकिन वो बाद में जब पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाए, है ना। अभी के लिए आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, ये बात मेरी आपको समझ आई कि नहीं आई मेरे बच्चों? क्या आप सब समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ, सब सी सेट के भी क्वेश्चन है बेटा। बढ़े जी आगे। अब आइए, मैंने आपको यहां तक ये बता दिया, थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए यार। इस ऑनलाइन में सबसे बड़ी भसूड़ी यही है कि बच्चा हर सवाल में ये सोचता है कि पहले ही कदम पे शॉर्ट बता दे टीचर, जबकि ऐसा है नहीं। पहले कदम पे कोई चीज नहीं आएगी। अगर पहले कदम पे आपको बता देंगे तो इसका मतलब आप रटोगे उस चीज को, और आप रटो मत, समझने का प्रयास करो गधों। तो इसका जोड़ अभी आपने देखा क्या आया था, इसका जोड़ आया था 10 गुना 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n अपॉन n, ना 9। ठीक है, तो इसका जोड़ था 10 गुना 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस 9n। क्लियर है? अब मैं यहां सवाल बदलूंगा और देखिए कैसे पेपर में सवाल आ जाएगा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट थी जो मैंने सिखा दी। अब क्वेश्चन ऐसे देता हूं मैं आपको, 1, 11, 111, 1111 और कहेगा n टर्म। कितनी टर्म है मेरे बच्चों? n टर्म। कहेगा जी इनका जोड़ निकाल के बताइए क्या आएगा। बताओ बेटा। कैसी है ये जिंदगानी, अधूरी कहानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर वही कहानी। कौन सी? कि ये कोई सीरीज नहीं बना रहा है। 1 का 11 गुना 11 हुआ, लेकिन 11 का 11 गुना 111 नहीं हुआ, इसलिए ना ये एपी बना रहा है ना ये जीपी बना रहा है। तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि यहां इसको सबको 9 से ही गुना करना पड़ेगा आपको, और 9 से ही भाग देना पड़ेगा। इन सब को 9 से गुना करो और 9 से भाग दे दो। तो ये भाग वाला तो अलग रखता हूं और गुना वाला कर लो। 9 से सबको गुना करोगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 99 आ जाएगा, ये 999 आ जाएगा, और इसी तरीके से ये n टर्म आ जाएगी। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब आप इस बात को तो समझते ही हैं। कौन सी बात को समझते हैं? कि इस वाली टर्म का जोड़ अभी सिखाया था ऊपर, मैंने इस वाली टर्म का जोड़ सिखाया था और कहा था ये याद रख लो, तो ये आया 1/9। इस वाली का जोड़ था भाई 10 गुना 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n अपॉन 9। यानी इसे सोल्व करेंगे तो 9 निम 81 आ जाएगा। ये मेरा आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 9 निम 81।
तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 10 गुना 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n बटे 81। कतई परेशान ना हो, थोड़ा पेशेंस रखे रखो, 5 मिनट और चट्टाई चलेगी इस क्वेश्चन में, उसके बाद सेटिंग हो जाएगी सवाल की अपने आप। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था कि जिस भी जगह एल्जेब्रिक वैल्यू आ जाए समझ लीजिए आप कोई भी वैल्यू रख के सवाल में आंसर निकाल सकते हैं, वो सब मैं सिखा दूंगा, बस पेशेंस रखिए। तो आपने एक चीज नोट करी यहां पे क्या, कि अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट का है तो n टर्म का 1, 11, 111 इन सब का जोड़, तो इसकी वैल्यू रहती है 10 गुना 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n बटे 81। क्लियर है मेरे दोस्त? अब आगे की कहानी बहुत आसान है और बहुत सुरीली है, अब जरा सुरीली बातों को सुनिए। अब एक की जगह अगर मैं यहां 7 दे दूं, 77 दे दूं, 777 दे दूं और कह दूं n टर्म, बताओ जी इसका जोड़ क्या होगा? तो कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, 7 कॉमन ले दो पूरे में से, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 11, यहां बचेगा 111 और ये वही सवाल बन जाएगा जो ऊपर था। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये वही सवाल बन जाएगा मेरे बच्चे जो ऊपर था। तो ऊपर वाले का आंसर 111 111, इसका याद रखिए 10 गुना 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n अपॉन 81 होता है, यहां रख दीजिए, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। हो सकता है अगले सवाल में 7 की जगह ना दे के 5 दे दें, 5 55 555 और n टर्म दे दे, तो भी कुछ नहीं करना, पूरे में से 5 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1, 11, 111 ये, और इस वाले का जोड़ आपको पहले से पता है ये वाला है, इस वाले का जोड़ आपको पहले से पता है ये वाला है, तो आपने 5 कॉमन लिया था मेरे दोस्तों, तो उठा के उसे 5 से गुना कर दें तो आंसर आ जाएगा 5 गुना 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n बटे 81। ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी मेरी बात? अब जो हमारा क्वेश्चन था वो सेम यही था एग्जैक्टली, कि बताओ जी इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी मैंने आपको सिखाई ये चीज कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 5, है ना, और 81 को बटे ले जाएंगे तो 5 बटे 81 गुना 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n। क्लियर है जी? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है जी, 5 बटे 81 यहां पे था। अब उसने एक स्टेप और आगे सोल्व करा रखा है आपको, कैसे उसको भी समझ लीजिए। देखिए ये 5 81 बटे में ले आइए, 10 को 10 की पावर n से गुना करेंगे, 10 गुना 10 की पावर n। जब आप ऐसा करेंगे तो यहां बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो आ जाएगा 10 की पावर n प्लस 1। क्लियर है दोस्त? फिर 10 को 1 से करेंगे माइनस 10 और माइनस 9n, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपका जो आंसर दे रखा था, ये दे रखा इसने कौन से में, 5 बटे 81 माइनस 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10n माइनस 9n, ये बी आपका ऑप्शन हो गया। कौन सा आंसर है बेटा? बी 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 बी, डी नहीं बी बी बी। ठीक है, 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n। क्लियर है भाई? अब इसी सवाल को अगर ये सवाल पेपर में आ जाए तो कैसे करना है उस पर बात करते हैं। सबका कमेंट जा रहा है, मेरा कमेंट क्यों नहीं जाता? सबका कमेंट जा रहा है भाई, बातों को समझा करो। मैं अभी पूरा डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि 7 7 7 हो, 5 5 5 हो, 6 6 6 हो, सबको कैसे करना है डिटेल में वो समझा दिया। अब समझते पेपर में इसको कैसे किया जाए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बात को ध्यान से समझिए। जब भी किसी सवाल में एल्जेब्रिक वैल्यू आपको दिखाई दे जाए, whenever you find any algebraic value in any type of question, you just directly take the value of that number or that variable। बहुत बढ़िया से एल्जेब्रा में समझेंगे। यहां के लिए समझिए कि ये सवाल दे रखा है 5 55 555 अप टू n टर्म्स। कितनी टर्म तक बेटा? n टर्म। n क्या है? वेरिएबल, यानी n की वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है, n एक वेरिएबल है। अगर ये सवाल आप पेपर में कर रहे हैं तो n की वैल्यू उठा के 1 रख लो। n की वैल्यू क्या रख लो मेरे बच्चों? 1 रख लो। n की वैल्यू क्या रख लो? 1। अगर दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गए फिर n की वैल्यू 1 की जगह 2 रखेंगे। क्लियर है? तो शुरुआत में n की वैल्यू 1 रख लो। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो n की वैल्यू 1 का मतलब एक ही टर्म, तो एक ही टर्म क्या बनी? 5। तो इसका मतलब आंसर आना चाहिए 5। जिस ऑप्शन का आंसर 5 आएगा वो उत्तर है। इसकी बात करें तो ध्यान दो, n की वैल्यू 1 है तो दिखाई तो दे रहा है ना आपको ऑप्शन, या मैं बड़ा करूं इसे? मैं घूम इधर, तो हमारा उत्तर आना चाहिए मेरे बच्चे कितना? 5। क्या आना चाहिए भाई? 5। तो जो ऑप्शन 5 आंसर दे देगा, क्योंकि हमने n की वैल्यू 1 रखी है, वही हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। जैसे पहले ऑप्शन में आते हैं तो n की वैल्यू क्या रखनी है मेरे बच्चों? तो n की वैल्यू रखनी है 5।
ना n की वैल्यू 1, तो 1 और 1 2, तो 10 की पावर 2 100, 100 में से, और ये 1 रखा तो 10 और 9 19, तो 100 में से 19 घटाएंगे तो ये बचेगा 81, और आप जानते हैं 81 और 91 कटना नहीं, तो 5 उत्तर आना नहीं। यहां आते हैं 1 और 1 2, 10 की पावर 2 100, क्लियर है जी। ये सेम वही कहानी बना रहा है 100, और यहां कितना है जी 10 और ये 9 19, 100 में से 19 गया, 81 से 81 कट गया, उत्तर आ गया 5। ये मेरा आंसर हो सकता है, सही नहीं, अभी और भी आगे चेक करना है। अब आते हैं यहां 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9। अब देखोगे तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये भी 100, 100 में से 19 गया 81, 81 से 81 कट के ये भी आंसर 5 दे रहा है। इसको जाओगे तो 2 और 1 3, ये 1000, ये तो कभी आना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब मेरे बच्चों यहां पे आप फंस गए कि बी ऑप्शन भी आपका आंसर हो सकता है और सी ऑप्शन भी आंसर हो सकता है वैल्यू रखने पे। तो जब वैल्यू रखने पे दो ऑप्शन सेम आंसर दे रहे हो, दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप एन की वैल्यू को चेंज कर दीजिए, और जो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे उनको ही चेक करना है। इन दोनों को अब चेक नहीं करना, ना इसको चेक करना है ना इसको, क्योंकि ये तो एन की वैल्यू 1 रखने पे गलत आ गए। तो अब केवल बी और सी को ही चेक करना है। कैसे चेक करें अब वो आइए। तो n की वैल्यू अगर मैं 2 रख लूं बेटा, अगर मैं n की वैल्यू 2 रख लूं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, ठीक है। अगर मेरे बच्चों में n की वैल्यू 2 रख लूं, n यहां पे था, तो n की वैल्यू अगर मैं 2 रख लूं, क्योंकि एक पे तो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था, तो 2 रखने पे मतलब 2 टर्म, तो पहली टर्म 5 है, दूसरी टर्म 55 है। 55 और 5 कितनी टर्म हो गई ना, 55 और 5 कितना आंसर आना चाहिए 60। तो जिस ऑप्शन का आंसर 60 है वो हमारा उत्तर है। पहला ऑप्शन हम ऑलरेडी कैंसिल आउट कर चुके हैं, चौथा ऑप्शन हम ऑलरेडी कैंसिल आउट कर चुके हैं, क्योंकि इससे हमारा उत्तर सही नहीं आया था। अब आ भी गया तब भी ए और डी आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो गहराई आप अलजेब्रा में सीख पाएंगे। अब हमें बी और सी में चेक करना है। इनकी वैल्यू 2 रख दी, तो 2 और 1 3, 1000 आया भाई। 1000 में से 10 और 9 दूनी 18, क्योंकि इनकी वैल्यू 2 रखी है, तो 9 दूनी 18 और 10 28। तो गौर से देखोगे तो 1000 में से 28 गया भाई, 5 गुणा 972 बचा, और बटे आया मेरे भाई कितना 81। तो 9 निम 81, 9 एकम 9, 9 8 72, 9 से काटेंगे 12 90 108, 12 5 60, ये आंसर आ गया। अब देखना क्या ये ऑप्शन भी आंसर दे सकता है, तो बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ 9 दूनी 18 था, यहाँ 9 एकम 9 बन रहा था, तो ये तो आंसर देगा नहीं। तो बी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई वैल्यू रखने से पहले आप उसका डिटेल भी जान लें। इसीलिए मैंने इसको डिटेल समझाया कि वैल्यू रखने से बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो वहां पर आपको दूसरी वैल्यूज रखनी होती है उस सवाल में। क्लियर है, दूसरी वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा टाइम खराब हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि आप डिटेल भी उसका करे रखिए, लेकिन पेपर में 100% हमें वैल्यू ही रखनी होती है। लेकिन जब मैं अलजेब्रा सिखाऊंगा तो उस चीज में आपको कॉन्फिडेंस आ पाएगा। ठीक है भाई, आइए मेरे बच्चों, पढ़िए जी सवाल। पढ़ो बेटा पढ़ो। पढ़ो बेटा, मत करिए डिटेल, आप कतई परेशान मत होइए। वैसे मैंने इसका डिटेल आपको समझा दिया था कि कैसे करना है। यहाँ 2 था तो सबको 2 से डिवाइड करते चले जाइए और एक स्टेप पीछे चले जाइए। जो डिटेल वाली सीरीज थी वही थी, लेकिन इसमें n पद दे रखे हैं, तो n पदों का तो काम हम कर देंगे बहुत प्यार से। कैसे प्यार से काम करेंगे n पदों का, आ जाओ जरा। देखिए बेटा, n पद है तो आप n की वैल्यू 1 मान लो। अगर आप n की वैल्यू 1 मानते हैं, आप अगर n की वैल्यू मेरे बच्चों 1 मान लेते हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म n की वैल्यू 1 मतलब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। तो अगर आप n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो केवल फर्स्ट टर्म क्या है 1/2। तो जो ऑप्शन आपका 1/2 आंसर देगा दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ऑप्शन को, सो दैट आपको एक एक चीज समझ आए। आ जाइए मेरे बच्चे, अब रखते हैं जी यहाँ 1/2 वैल्यू ना, n की वैल्यू 1 रखते हैं। n की वैल्यू 1 रखेंगे बेटा, तो 2 एकम 2 आया,
ये 1 आया, 1 और 1 -2 आया, ये तो 0 आ गया, गलत। ये 1 -3 करेंगे -2, तो ये तो मतलब ही नहीं बनता। वैसे ये n-3 था, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ। ठीक है, तो 1 -3 -2 आंसर, ये तो वैसे ही नहीं आना, हमारा आंसर 1/2 चाहिए था। अगर यहां करें तो 2 की पावर 1, 2 में से 1 गया 1, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहां आते हैं, ये ऑप्शन है 2 की पावर -n, और n की वैल्यू क्या है 1, तो 2 की पावर -1 प्लस n की वैल्यू क्या है जी 1, और माइनस में 1। अब आप ये बताओ बेटा, क्या कि 2 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/2, और -1 प्लस 1 की वैल्यू क्या आई 0। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो आंसर आया 1/2। ये मेरे बच्चों आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन। इज इट ओके? तो हम डायरेक्ट n की वैल्यू रखेंगे और सोल्व कर लेंगे, बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बहुत आसान बातें हैं ये सब। अरे बोल दो, समझ आ रही कि नहीं आ रही? कह रहा है n टर्म है, तो बताइए इसका जोड़ किसके बराबर होगा? करो बेटा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गजब सर जी, गजब 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 गजब, आ जाओ। तो देखिए यार, तरीका ये है, देखिए डी ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, मैंने डाटा टाइपिस्ट ने गलत कर रखा है। आज ही जरा, अगर हाँ इस सवाल पे आते हैं भैया जी, तो जरा देख के बताइए। कह रहा है n पद हैं, कितने पद हैं बेटा? n पद है। कितनी टर्म है बेटा? n टर्म है। n क्या है? वेरिएबल है। अगर n एक वेरिएबल है तो n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। इसलिए n की वैल्यू क्या लेनी ठीक है? 1 लेनी ठीक है। क्यों जी 1 क्यों लेनी ठीक है? क्योंकि कैलकुलेशन हमको ही करनी है, तो n की वैल्यू 1 लेंगे। 1 का मतलब केवल फर्स्ट टर्म, तो 1 का क्यूब 1/1, यानी आंसर आया 1। तो जिस ऑप्शन का आंसर 1 आएगा दैट इज योर आंसर, और दैट इज माई आंसर। तो 1 रखेंगे बेटा, ये आया 1/24, ये 1 का और 1, 9 और 1 10, 10 और 14 24, 24 कट के ए आंसर हो सकता है। अगले पे भी आते हैं। 2 भाई n की वैल्यू 1 है, तो 5 7 12 और 2 14, नहीं बनी बात, गलत है, पक्का ना? 7 5 12, और ये क्या था? अरे नो, अच्छा ठीक है, ये ठीक था, ये तो नहीं बन रहा। इस पे आते हैं, 2 और 9 11, 11 और 13 24, 24 से 24 कट के n आंसर इसका भी आ रहा है। मतलब एक आंसर मेरे बच्चों इसका भी आ रहा है, क्योंकि अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो यहां 2 आया, यहां 9 आया, और यहां 13, 13 और 9 22 और 2 24 से 24 कट के 1 आंसर इसका भी आया। अब आपको ये तो एटलीस्ट पता चल गया कि बी ऑप्शन आपको चेक नहीं करना। ऐसे ही मान लो डी दे रखा होगा कि 2n/24, ऐसे कुछ भी लिख दे रहा होगा कोई भी, तो डी ऑप्शन भी आपका सेट नहीं हो रहा, कुछ भी ऑप्शन होगा मिसप्रिंट हो रखा मुझसे। तो अब आपको जो ऑप्शन चेक करना है वो केवल और केवल चेक करना है किसमें? ए और सी ऑप्शन में, कि देखना है कौन से ऑप्शन में ऑप्शन सही है। तो इस बार आपने देखा कि यार एन की वैल्यू 1 लेने पे आपकी सेटिंग नहीं बैठी क्वेश्चन में, तो इस बार क्या करो, एन की वैल्यू 2 ले लो, है ना? जब एन की वैल्यू 2 लोगे तो मतलब 2 टर्म लोगे, तो पहली टर्म का जोड़ कितना है भाई? 1 आया, 1/1। दूसरी का 2 का क्यूब कितना है भाई? 8, 1 का क्यूब 1, 8 और 1 9, 3 और 1 4, तो 9/4, यही है ना? 2 का क्यूब 8 और 1 9, 3 और 1 4, तो 4 एकम 4, 9 और 13/4 आंसर आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन का 13/4 आंसर आ गया वो मेरा आंसर है। अब लेते हैं जी एन की वैल्यू 2 लेंगे, तो 9 2 का वर्ग कितना हुआ जी? 4, 9 दूनी 18, तो देखो यार 14 और 4 18 और 18 36, और एन की वैल्यू 2, तो यहां रखेंगे एन की वैल्यू 2 गुना 36/24। सही है क्या, या गड़बड़ हो रही है कुछ? नहीं, इससे तो नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर आना चाहिए था 13, ठीक तो है ना? 1 2 का क्यूब 8,
ठीक है, 8 और 1 9/4, ठीक है। अब इस पे आते हैं जी वैल्यू रखने पे। n की वैल्यू रखी हमने 2, यहां रखेंगे 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 जमा 13। तो देखो बेटा 13 और 8 21, 21 और 18 39, 39/24। जब आप इसे भाग दोगे तो देखो यार 3 13 39, 3 8 24, 2 चौक 8। आपने देखा इसका उत्तर आ रहा है 13/4। तो मेरे प्यारे बच्चों सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है जी? सी ऑप्शन। पक्की बात है, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? सी ऑप्शन सही है। क्लियर है? पक्का? किसी को कोई दिक्कत है? बढ़ते हैं अब आगे और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे ही, एक दो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चों। देखिए जल्दबाजी नहीं करनी चीजों में, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे पछताएंगे। n की पावर 1/2, n की पावर 1/4, n की पावर 1/8, इनफाइनाइट टर्म्स। बताइए अमन 1.5 मंथ हो गया, कब खत्म हो गया? बेटा क्यों परेशान हो रहा है? चीजें चल रही है अच्छी खासी स्पीड से, मतलब अच्छे लेवल पे चल रही है, डिटेल में पढ़ रहे हो, जल्दबाजी क्यों करना चाह रहे हो? देखो बेटा बेस सेम है तो पावर क्या हो जानी? ऐड, क्योंकि इन 2 है सारे, और पावर ऐड हो जानी, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, इस तरीके से ये इनफाइनाइट टर्म आ जाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को समझो कि ये एक जीपी बन रही है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का सम लिख दोगे। यहाँ फर्स्ट टर्म 1/2 है, तो आप जानते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है? a/1 माइनस r, r की वैल्यू 1/2। सोल्व करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा, तो n की पावर 1 आ जाएगा, यानी n हमारा आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों यहां तक की बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी अब एक दो क्वेश्चन और उठाते हैं इसी के टाइप के। जल्दी करके कहां जाना है तुम्हें? तुम्हें लग रहा है एसएससी अभी एग्जाम लेने वाला है बहुत जल्दी से? अभी नहीं लेगा बेटा, थोड़ा पेशेंस रखिए, टाइम लेगा एसएससी भी। तो जब तक टाइम है खींच के चलो अपनी चीजों को। एक क्वेश्चन पूछा 11, 103, 1005, एंटर। बताओ जी जोड़ निकाल के क्या होगा? दस बटे 9, 10 की पावर n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर, बी 10 बटे 9, 10 की पावर n माइनस 1 प्लस n स्क्वायर, सी 10 बटे 9, 10 की पावर n प्लस 1 प्लस n, डी 10 बटे 9, 10 की पावर n माइनस 1 प्लस n। ये ऑप्शन है मेरे बच्चों, करिए। आइए मेरे बच्चों अब इस क्वेश्चन को अगर हम समझने जाएं तो हमें यह देखना है कि यार n क्या है? वेरिएबल है। अगर n वेरिएबल है तो n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो क्यों ना हम n की वैल्यू 1 ले लें। अगर हम n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो सिर्फ एक ही टर्म होगी 11, यानी जिस ऑप्शन का आंसर 11 होगा वो हमारा आंसर है। अगर हम चेक करने जाएं n की वैल्यू 1 लेके, तो देखो यार ये क्या बना, तो आप कहोगे सर ये बना 10 की पावर 1 10 और 1 11, है ना। तो ये बना 10 बटे 9 गुना 11 और जमा में ये आया 1। बनेगा ही नहीं आपका 11 आंसर, क्योंकि बट्टे का 9 खत्म ही नहीं होने वाला। 9 भी तो खत्म करना है ना। यहां अगर आप रखोगे तो 10 10 में गया, 9 से खत्म हो गया, 10 और 1 11, ये आपका आंसर हो सकता है। अब देखते हैं कोई और ऑप्शन तो 11 नहीं दे रहा है। तो अगर हम यहां की बात करें तो 1 रखते हैं वैल्यू,
तो ये तो नहीं देगा क्योंकि 10 और 1 11 बन जाएगा। यहां की अगर हम बात करें तो 9 से 9 कट जाएगा, 10 और 1 11, ये ऑप्शन भी हमारा आंसर 11 दे देगा और बी ऑप्शन भी 11 दे देगा। पक्का फंस गए यहां पे। अब क्या करो, एन की वैल्यू उठा के 2 रख लो। 2 रखोगे तो पहली 2 टर्म ले लो, तो 11 और 103 को जोड़ोगे तो 114 आंसर आना चाहिए। अब ये बात ध्यान रखना कि ना तो आपको ए ऑप्शन ट्राई करना है और ना आपको सी ऑप्शन ट्राई करना है, केवल बी और डी में से चेक करना है। तो इनकी वैल्यू अब 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो 10 की पावर 2, 100 में से 1 गया 99, 9 से काटा 11, 11 ढाई 110 और 2 का वर्ग 4, 110 और 4 114, ये आंसर देने लग रहा है। यहां देखते हैं तो आप जानते हैं ये 11 ढाई 110 और इसकी वैल्यू 2, 110 और 2 112, ये आंसर 112 देगा, जबकि मुझे क्या चाहिए 114। तो मेरा ऑप्शन बी सही है। क्या सही है मेरे बच्चों? बी ऑप्शन सही है। क्या सही है? बी ऑप्शन सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बहुत मतलब डिटेल पढ़ा रहे हो, जरूरत नहीं है, 1.5 महीना होगा, कब खत्म होगा? बेटा मेरा मन ऐसा करता कि मैं इस क्वेश्चन को अगर ना बताता तुम्हें और पेपर में 1% अगर तुम दिक्कत कर जाते बहुत सारे बच्चे, तो मुझे बड़ा दुख होता वहां पे, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि जो मेरे पास पढ़ रहे हैं उन सबका सिलेक्शन हो, 100% सिलेक्शन हो। आइए जी आगे। बाकी ये क्वेश्चन है क्या वो मैं समझा देता हूं। ये एपीजीपी दोनों मिक्स किया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, 11 को हम लिख लेते हैं 10 जमा 1, 103 को 100 जमा 3, 1005 को 1000 जमा 5 और एन टर्म्स तक। तो 10, 100 को लिख लेते हैं 10 की पावर 2, 1000 को 10 की पावर 3 और बाकी ये 1 अलग लिख लो, 3 अलग लिख दो, 5 अलग लिख दो। तो ये भी मेरे बच्चों एन टर्म तक आएगा और ये भी मेरे बच्चों एन टर्म तक आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अरे हाँ है ना। तो ये दोनों सीरीज हो गई एन टर्म एन टर्म। अब ये बन गई आपकी जीपी बेटा, ये बन गई आपकी जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और ये बन गई आपकी एपी। कर लोगे भाई? ये जीपी बन गई, ये एपी बन गई। कर लोगे ना पक्का? हाँ या ना? सही है, बहुत बढ़िया, गुरुजी की जय हो। आओ आगे, अब और क्वेश्चन पे चलते हैं। घबराने का नहीं, बिंदास रहने का। एक सवाल बहुत ही अच्छा है। पहला ऑप्शन है 10 की पावर n -1 गुना 4/9। बी ऑप्शन है 10 की पावर 2n -1 गुना 4/9। सी ऑप्शन है 4/9 10 की पावर n -1 पूरे की पावर n -1 और -1। डी ऑप्शन है 4/9 10 की पावर n +1। n अंक, n डिजिट है, 6 6 6 6 6 n अंक है और इसका वर्ग दे रखा है प्लस में 8 8 8 8 8। ऐसे ये भी n अंक है, यहां पे भी n अंक है। कह रहा है जी इनका योग इनमें से किसके बराबर होगा, ये आपका क्वेश्चन है। माफी चाहते हैं, इनकी पीएनजी नहीं है, लिखना पड़ा। करिए, यानी ये 6 6 6 6 6 6 6 6 n अंक है, इधर भी n अंक है, उसका वर्ग है, इनका योग बताइए इन ऑप्शन में से क्या होगा। पटना में लॉकडाउन लग गया? अच्छा जी, पटना में लॉकडाउन लग गया, ये बच्चा बता रहा है, ऐसा है क्या? आ जी बेटा, एग्जाम तो सारे होंगे लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि थोड़ा तो टाइम लगेगा। दिवाली के बाद ही ये सारे एग्जाम मुझे लगता है होने चाहिए।
उससे पहले शायद ना हो। आ जाइए, देखिए यार, हमें कुछ नहीं करना, हमें यह देखना है कि n एक वेरिएबल है और n की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। सो जस्ट टेक n इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू 1 ले लो। अगर n की वैल्यू मेरे बच्चों 1 लेंगे तो इसका मतलब फिर 6 6 6 6 एक ही बार, तो एक ही बार मतलब 6 लेना है, और 6 का वर्ग करोगे तो 36 आ जाएगा। यहां पे भी 8 कितनी बार, n बार, n का मतलब 1, तो 8 ही बना। भाई 8 को मैं 2 बार लिखूं, 8 को मैं 3 बार लिखूं, 8 को मैं n बार लिखूं, यही तो मतलब बना। मैं कहूं 8 को एक ही बार लिखो, क्योंकि n की वैल्यू मैंने 1 ली तो सिर्फ 8 लिखा, तो 36 और 8 44। यानी जिस ऑप्शन का आंसर मेरे बच्चों 44 आएगा दैट इज माई आंसर। जिस ऑप्शन का आंसर 44 आएगा दैट इज माई आंसर। तो n की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो ये देखो, एक ये 9 नहीं आएगा, यहां लेंगे 100 में से 99, 9 11 चौक 44 उत्तर आ गया। यहां की बात करें तो ये भैया आया 9 9, ये तो मतलब ही नहीं। यहां की बात करें तो ये 10 और 11 बन जाएगा, कटेगा ही नहीं। तो कौन सा आंसर सही है? बी आंसर सही है। क्लियर है दोस्तों? कौन सा आंसर सही है भाई? बी आंसर सही है, पक्का। अब इसी में थोड़ी डिटेल भी बातें जान लेते हैं कि कैसे करा जाए इन सवालों को। मुझे समझ नहीं आता बच्चों का, कैसे बच्चे हैं वो यूं लिखते हैं कि सर 1.5 महीना हो गया अभी कुछ नहीं करा, बल्कि हमें उल्टा खुशी होनी चाहिए कि यार हमने तो उतने ही पैसे दिए टीचर को, ठीक है ना। अगर वो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है तो हमारे लिए अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। एक्स्ट्रा इन द सेंस इतना भी एक्स्ट्रा नहीं कि वो ओवर हो जाए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी ना हो। वो मैंने एक सीरीज वाले जो क्वेश्चन बताए थे 3, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एसएससी मेंस में पूछ सकता है पेपर मुश्किल बनाने के लिए। बाकी सारे शानदार जबरदस्त जिंदाबाद है। आज ही देखो यार, कोई भी नंबर ले लो आप, ये नंबर ले लेता हूं मैं। इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं? इस वाले नंबर को मैं 2 गुना 1 1 1 1 1 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत है भाई ऐसा लिखने में? 2 गुना 1 1 1 1 यानी 1111 गुना करोगे यही आ जाएगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं इसे 9 से ही गुना कर दूं, 9 से ही भाग दे दूं, तो 9 तो यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/9, बटे वाला 9 इधर आ गया। 9 को जब इन सबसे गुना करोगे 1111 को 9 से, तो ये आ जाएगा 9999। और जब ऐसी बात आएगी तो ये 2/9 रहा, ये 2/9 रहा। और 9999 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 4 माइनस 1, 10 की पावर 4 माइनस 1। 9999 को लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1, यानी 10 की पावर 4 माइनस 1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? तो इस बात को समझो कि ऐसा कोई भी सवाल हो, यहां 3 3 3 भी हो तो भी कुछ नहीं करना, 3/9 लिखो, 10 की पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा। अगर मान लो यहां मैं केवल 66 लिख रहा हूं या 55 लिख दे रहा हूं, कुछ भी लिख दे रहा हूं मैं, अगर यहां 55 लिख दे रहा हूं मेरे बच्चों, तो कुछ नहीं करना, इसे 5/9 लिख देंगे, 10 की पावर 2 माइनस 1 लिख देंगे। यानी यहां 5 को अगर 2 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं तो 10⁻² माइनस 1। अगर मैं यहां लिख दूं 7 7 7 7 7, अगर मैंने 4 बार लिख दिया, कितनी बार लिख दिया? 4 बार लिख दिया, तो इसको कुछ नहीं करना, 7/9 लिखना है, इंटू 5 टाइम लिखा है तो 10 की पावर 5 माइनस 1। तरीका बताई दिया आपको कैसे क्यों बनाई ये चीज, वही मैंने बात समझाई। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? बोलो सारे बच्चे, अरे हाँ या ना? कौन आके बैठ गया? बताओ कौन आके बैठ गया? खड़े हो जाओ सर जी। चलो मिलवाते हैं तुम्हें हमारे गुरुजी से, संस्कृत पढ़ाते हैं कैरियर में। ये हमारे साथ आके बैठे हैं, ठीक है। ये मतलब मत निकालना कि रात को 9:30 बजे दारू पीने के लिए बैठे ऐसा मत सोचना। हम एक्सरसाइज करेंगे, रोड पे रनिंग लगाएंगे, ठीक है। बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा सवाल। आज ही मेरे बच्चे, बस 1 सेकंड में खत्म हो रहा है। ऐसे ही मेरे भैया, अगर हम पिछले सवाल में आए तो मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी, n की वैल्यू रख के। अब तरीका यह है कि इस क्वेश्चन को हम लिखें क्या, तो 6 n बार आ रखा है तो 6/9, 10 की पावर n माइनस 1 पूरे का स्क्वायर। इसे क्या लिखेंगे जी? इसे लिख लेंगे 8/9 गुना 10 की पावर n माइनस 1। अब मेरे बच्चों कुछ नहीं करना, अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 वर्क करेंगे तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। क्लियर है जी? यहाँ 10⁻n - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में ये 8/9
इंटू 10⁻n-1। क्लियर है? अब पूरे में से क्या करो, 4/9 कॉमन ले लो, 10⁻n-1 कॉमन ले लो, इसका स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां मेरे सिर्फ सिंगल पावर कॉमन ले लो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहां बचा क्या, 10⁻n-1 बचा, यहां क्या बचा था, 2 बचा था। अगर आप थोड़े से समझदार हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे ये 4/9 बना, ये 10⁻n-1 बना। क्लियर है? और ये 2 में से 1 घटाओगे क्या बचेगा, +1, तो 10⁻1 + 1। तो ये बचा मेरे बच्चों 10⁻n + 1। अब चाहे तो ऐसे आंसर लिख दे, या मेरे बच्चों यहां पे हम a + b का फॉर्मूला लगा दें, a - b इंटू a + b क्या होगा मेरे भाई, a² - b²। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 10⁻n का स्क्वायर करेंगे, तो आप जानते हैं ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 10⁻2n -1 का स्क्वायर 1। तो ये मेरे बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर। इज दैट ओके? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझाया कि जब भी n कोई वेरिएबल के रूप में या कोई भी वेरिएबल हो, तो वहां पर आप उठा के वेरिएबल की वैल्यू रख दें, कुछ भी 1 2 3, और सीधा डायरेक्टली आप आंसर निकाल लें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। भगवान आप सबको सुखी रखे, तंदुरुस्त रखे, मस्त रखे, कोरोना से बचते रहें, है ना, और अपने घर पर तैयारी करते रहें। भगवान आप सबका भला करे, आप सबका सिलेक्शन हो। धन्यवाद।